अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। ठीक है जी, हम ये भी देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में वेक्टर्स और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर के साथ जो हैं वो शामिल है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो वेक्टर्स पे रहेगा। वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक क्या है, ग्राफिकल क्या है, और एट द एंड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है जी, तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 2 नेम है जी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब आप जो है 9th क्लास में काइनेमेटिक्स में ये चीज़ें जो है वो पढ़कर आए कि जो हमारे पास हैं वेक्टर्स क्या होते थे जी, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ा, क्या बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट टू इन इट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ी। तो वो हमने सारा के सारे इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो अब बात कर लेते हैं आज के चैप्टर की और आज के टॉपिक की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में हमने डिटेल डिस्कशन की। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ on the basis of which laws of physics are explained are called physical quantities। ठीक है जी, जैसा कि मैंने लिखा है all measurable quantities for example length, mass, time, temperature, force, impulse, intensity and so on। ठीक है जी, laws of physics express जो है वो किस पर होती है? टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी। बट आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लास्ट टाइम जो है वो हमने टाइप्स डिस्कस की थी इन टर्म ऑफ क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ और डायरेक्ट क्वांटिटीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए फिजिकल क्वांटिटीज़ की 5 टाइप्स हैं, 5 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? कांस्टेंट, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, फेजर। ये 5 क्वांटिटीज़ हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए मैंने लिखा है द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव फिक्स्ड वैल्यू विद और विदाउट यूनिट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। ठीक है जी, इनका यूनिट हो भी सकता है, इनका यूनिट नहीं भी हो सकता। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पाई आपको पता है जी कांस्टेंट होता है, पाई 22/7 या हम कहते हैं 3.14 कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिटलेस है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इसका यूनिट है। तो कांस्टेंट जो है ये फिक्स्ड वैल्यू होंगी। ठीक है, वेरी नहीं करेंगी, लेकिन इनका यूनिट हो भी सकता है और इनका यूनिट नहीं भी हो सकता। सेकेंड वन है हमारे पास स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल लेंथ। अब लेंथ के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एक और चीज़ इसमें जमा कर लें, आल्सो हैव अ स्पेसिफाइड यूनिट। जैसे लेंथ है तो कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर, स्पेसिफाइड यूनिट होगा। मैस है हमारे पास, मैस की कोई डायरेक्शन तो नहीं है, बट मैस 5 kg है लेट से, तो 5 उसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड हो गया और kg जो है वो उसका स्पेसिफाइड यूनिट हो गया। ठीक है जी। फिर स्केलर के बाद थर्ड जो है जी वो हमारे पास है स्टूडेंट वेक्टर्स। इस चैप्टर में स्पेशली चैप्टर नेम में वेक्टर्स को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए हमने वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर, आल्सो हैव अ स्पेसिफाइड यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, P = mv आपने पढ़ा था। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगी। फोर्स हमारे पास क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है, मैं कहूँगा जी इस तरफ फोर्स लग रही है, तो मैं कहूँगा जी वेस्ट से इसकी तरफ फोर्स लग रही है या इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लग रही है, कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो क्या है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी वेक्टर्स के पास। तो इधर मैंने एग्जांपल ली है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एफ के ऊपर एक तो आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने एरो लगाया हुआ है ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्स ये बता रहा है कि फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल फोर्स है, कितनी है, 10 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, ओके। फिर फोर्थ हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेंसर्स। अब टेंसर्स जो है ये क्या होते हैं, ये टेंसर्स हैं यानी कि आप ये समझ लें ऐसी क्वांटिटीज़ जो स्केलर भी बिहेव कर सकती हैं, वेक्टर भी बिहेव कर सकती हैं, उन्हें हम टेंसर कहते हैं। अब थोड़ा सा आप होंगे परेशान कि सर ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो भाई परेशान नहीं होना, ये जस्ट आप थोड़ा सा MCQs के हवाले से देख लें, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, इन दो क्वान्टिटीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर आपके बुक की कंटेंट की तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है ताकि आपको जो है वो चीज़ें बेहतर अंडरस्टैंड हो, आपको फ़र्क पता चल जाए। तो टेंसर्स क्या होते हैं, एक्ट लाइक स्केलर एज वेल एज वेक्टर, ठीक है जी। स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0, जो हमारे पास रैंक 0 का टेंसर है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर, और जो हमारे पास रैंक 1 का टेंसर है उसे हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1, और ये अक्सर पेपर में MCQ आ जाता है, स्पेशली PPSC में, ठीक है जी। जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ टेंसर ऑफ, ऑप्शन होते हैं 0, 1, 2, 3, रैंक कौन सा होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 2। अब ये रैंक क्या है इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट इतना आपके लिए इस लेवल पे बहुत है। फिर बात कर लेते हैं फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी की, वो है फेजर। फेजर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन of a body executing simple harmonic motion। स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो ऐसा एंगल जो हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताया, डायरेक्शन भी बताया, उसे हम फेज एंगल कहते हैं। लाइक थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, इसे आप जो है वो चैप्टर नंबर 7 है आपका फर्स्ट ईयर का ऑसिलेशन, उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये 5 हमारी थी जी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनमें से 2 हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, स्केलर्स एंड वेक्टर, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो वेक्टर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। स्केलर को तो आसान है ना लिखना, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो वेक्टर की क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीकाकार हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला है जी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की मदद से, कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से वेक्टर को डायरेक्शन के साथ, लेंथ के साथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलाकर लिखना। दोनों को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, और मार्क कर लें ये जो आपका टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब देख लें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है जी वेक्टर की। फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 तरह से आप डिस्प्लेसमेंट को, वेक्टर को लिख सकते हैं। कैसे, या तो आप D को बोल्ड करके लिखें, ठीक है, इंक पेन की जगह मार्कर से लिख दें, बोल्ड करके लिखेंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा कि ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगा दें, एरो क्या बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। या डिस्प्लेसमेंट के नीचे आप क्या लगा दें, एक लाइन लगा दें या एरो लगा दें, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है जी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास कोई प्लेन है, XY प्लेन है, ठीक है जी, वहाँ पर अब हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की, उसमें कोऑर्डिनेट्स हमने यूज़ करने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना, एक तो डिस्प्लेसमेंट था कितना, वो उसका लेंथ और मैग्नीट्यूड बताएगा। दूसरा उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट है, साउथ है, किधर है। तो यहाँ देखें मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है जिसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, एरो ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है, और लेट से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है
इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है जी, कितनी है, और ये आई यूनिट वेक्टर ये बता रहा है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है या ईस्ट की तरफ। तो 5 जो है ना इसमें वो इसका न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ वेक्टर। और याद रखिएगा इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर को मॉड में जब लिख देते हैं तो वो इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। मैंने नीचे लिखा हुआ भी है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, पहले तो हमने ये कहा ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, या तो आप सिंपल डी लिखेंगे, बोल्ड नहीं लिखना, खाली डी, या तो डी वेक्टर को मॉड में लिखेंगे, या डी जो हमने नीचे एक लाइन लगाई थी उसको किस में लिखेंगे, मॉड में। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फिर स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है जी पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या व्हाट इज मीन्ड बाय कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। तो देखें ये तो आपको स्टूडेंट पता है कि एक्स एक्सिस पे जो हम लाइन ड्रा करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई पे वर्टिकल, इसी तरह जेड पर जी एक्सिस। प्लेन जो है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, 2 डायमेंशनल होता है। स्पेस में 3 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो हमने 2D भी डिस्कस करना है और 3D भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या है। तो आपकी बुक से मैंने डेफिनेशन ली, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जस्ट लाइक दैट। ये लेट्स से x है, ये y है, ये मेरा थंब क्या है, z। तो आप देखें अगर x और y के दरमियान 90, इधर से देख लें y और z के दरमियान 90, इधर से देख लें z और x के दरमियान 90, तो हर तरह से इसके एंगल कितने हैं, 90 90। और इन सब का एक कॉमन पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहाँ पर ये सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो अ सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है जी। और इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें 2 या 3 लाइन जो हैं वो क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। 2 पर होंगी तो प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 लाइन होगी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इंटरसेक्ट हो तो स्पेस होगी, 3D होगा। तो ये याद रखिएगा, वेक्टर को 2 डायमेंशनल या प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सिंपल है, ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जी, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है ए, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है लेट्स से वो बी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है ए बी, ठीक है जी। तो जब हम एंगल लेंगे तो वो हम थीटा लेंगे और इस केस में एक ही एंगल यूज़ होगा। याद रखिएगा 2 डायमेंशन के केस में सिर्फ एक ही एंगल यूज़ होगा, थीटा, ठीक है, जो कि इस आपको नज़र आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैंने ड्रा किया हुआ है। बट इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में अब तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर और उनका कॉमन पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब बुक में हो सकता है इसको एक्स लिया वो, इसको वाई, इसको जेड। मैंने क्या किया है ये थोड़ा ख्याल करना है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये क्या है जी, जेड है, ठीक है। अब ये आप ये 2D प्लेन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्स और वाई के दरमियान में जेड है। नो, ये ब्लैक एक्स था, रेड वाई था, ठीक है। तो ये जेड है इस तरफ, ठीक है, इस तरह से हैं सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ये इनका कॉमन पॉइंट है जो कि क्या कहलाता है, ओरिजिन, ओके। तो अब याद रखें कि 3 डायमेंशन के केस में हमें 3 एंगल रिक्वायर्ड होंगे। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि 3 डायमेंशन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कितने एंगल्स यूज़ होते हैं, 3। एक्स एक्सिस से जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल बनेगा वो अल्फा है, वाई से जो बनेगा वो हमारे पास बीटा है और जेड से जो बनेगा वो बनेगा गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल जो हैं जी वो हम यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्पेस। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का सेकंड आपका चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।